समुद्र तट का छेद एक छोटा कृंतक है जिसे आप जंगली में होने पर माउस के लिए गलती की संभावना रखते हैं। बेशक यदि आप जंगली में एक पर होते हैं तो आप मैसाचुसेट्स के तट पर मुस्केगेट द्वीप पर बिल्कुल होंगे, क्योंकि दुनिया में यही एकमात्र जगह है जहां ये वोल्ट रहते हैं। द्वीप काफी छोटा है, सिर्फ 2.6 वर्ग किलोमीटर, जो सिर्फ 1 वर्ग मील से अधिक है। यह संभावना है कि वोल मुख्य भूमि घास के मैदान की एक शाखा है। पिछले 3000 वर्षों में कभी कभी यह द्वीप पर ले जाया गया और एक अलग रास्ते पर विकसित हुआ घास, लेकिन अगर मौसम काफी खराब हो गया तो पूरी आबादी के बह जाने का परिणाम भुगतना पड़ सकता है। डेविल्स होल पुतली डेथ वैली में रहती है और शायद यह सबसे धातु की चीज है जिसे आप कहीं भी किसी भी मछली के बारे में कह सकते हैं। वे अत्यधिक संकटग्रस्त भी हैं क्योंकि वे डेथ वैली में केवल एक ही पूल में रहते हैं, एक ऐसा स्थान जो आमतौर पर अपने विविध और स्वागत करने वाले जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नहीं जाना जाता है। पूल डेथ वैली नेशनल पार्क की एक गुफा में है। यह लगभग 10 फीट चौड़ा और 70 फीट लंबा है, जिसमें सबसे गहरे बिंदु पर 500 फीट की गहराई है। लेकिन मछलियां उथले में रहने की प्रवृत्ति रखती हैं। 2013 में जनसंख्या बहुत कम थी, केवल 35 छोटी मछलियों को ही जीवित छोड़ दिया गया था। लेकिन 2022 तक यह संख्या काफी हद तक वापस आ गई थी, जिसमें 475 मछलियां गुफा में और कैद में संरक्षण के प्रयासों की बदौलत पनप रही थीं। उन्हें कैद में रखना आसान नहीं है, यही वजह है कि संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण और कठिन दोनों हैं। उनके घर को किसी भी कशेरुकी की सबसे छोटी भौगोलिक सीमा माना जाता है और परिणामस्वरूप वे उल्लेखनीय रूप से अंतर्वर्धित होते हैं। उनके नाम का पुतली हिस्सा इस तथ्य से आता है कि वे खेलना पसंद करते हैं, जो मछली के लिए कुछ असामान्य है, और उनकी तुलना पिल्लों से की गई है। डेथ वैली के अन्य पूलों में पाई जाने वाली कई प्रजातियों में से डेविल्स होल सबसे छोटे और सबसे कम आक्रामक हैं। कार्टून को देखा है जिसमें शायद सगुआरो कैक्टस की छवि शामिल है। ये स्टीरियोटाइपिकल कैक्टी हैं, लंबे पतले पौधे जो कभी कभी अपनी भुजाओं को मोड़कर एक छड़ी वाले की तरह दिखते हैं। आप तस्वीरों में और यहाँ तक कि फाइनल फैंटेसी के कैक्टस जैसे वीडियो गेम में उनकी समानता पा सकते हैं। लेकिन भूगोल के संदर्भ में और पुराने पश्चिम की समय अवधि के संदर्भ में दोनों पश्चिम के प्रतीकात्मक होने के बावजूद सगुआरो कैक्टस की आश्चर्यजनक रूप से सीमित सीमा है। आप केवल सोनोरन रेगिस्तान में सगुआरो कैक्टस पाएंगे। इसमें कैलिफोर्निया के दक्षिण पूर्वी किनारे के साथ साथ दक्षिणी एरिज़ोना और उत्तर पश्चिमी मेक्सिको के संलग्न क्षेत्र शामिल हैं। उस क्षेत्र में कैक्टस केवल एरिज़ोना में ही उगता है। दुनिया में 23 प्रमुख रेगिस्तान हैं और अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में कैक्टस की 194 प्रजातियां हैं, लेकिन सगुआरो अभी भी उन सभी के लिए प्रतीकात्मक रूप से खड़ा है। यदि आप कभी पलाव में छुट्टी पर जाते हैं तो संभावना है कि आप जेलीफिश झील पर रुकेंगे। यह देश में और अच्छे कारणों से सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण हो सकता है। यह एक अंतर्देशीय झील है जो लगभग दीवार से दीवार जेलीफिश है। जेलीफिश मनुष्यों के लिए खतरनाक नहीं है, जो तैराकी और स्कूबा डाइविंग को एक बड़ा आकर्षण बनाती हैं। सुनहरी जेलीफिश झील को घर बुलाती है और आप उन्हें दुनिया में कहीं और नहीं पाएंगे। हालांकि एक दीवार के लिए प्रजातियों में गिरावट आ रही थी और तैराकी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, संख्या बढ़ने लगी और तैराकी एक बार फिर 2019 में लौट आई। एक समय में झील में 20 मिलियन जेलीफिश थे। 2018 में यह घटकर केवल 100,000 से अधिक हो गया था। एक अच्छी आबादी कहीं न कहीं 5 से 8 मिलियन के बीच मानी जाती है, जो अभी तक नहीं पहुंची है। यह माना जाता है कि अल नीनो जैसे जलवायु कारकों ने जनसंख्या में गिरावट में योगदान दिया है, लेकिन साथ ही स्नान करने वालों द्वारा पहना जाने वाला सनस्क्रीन भी है जो जेलीफिश को जहर दे सकता है। हर दिन जेलीफिश सूर्य के मार्ग का अनुसरण करती है क्योंकि यह ऊपर से गुजरती है, क्योंकि यह उनके द्वारा खाए जाने वाले शैवाल के विकास को प्रभावित करती है, इसलिए वे अपने भोजन स्रोत को बढ़ने और खाने के लिए अनुमति देने के लिए आगे बढ़ते हैं। मछली के लिए हवा में सांस लेना अनसुना नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से सामान्य भी नहीं है। और भूमिगत झील में रहने वाली प्रजातियों को ढूंढना भी कम आम है, लेकिन यह नामीबिया की सुनहरी गुफा कैटफिश के लिए प्रसिद्धि का दावा है। केवल 6 इंच लंबाई में वे विशेष रूप से बड़ी मछली नहीं हैं। उनकी आंखें त्वचा से ढकी हुई हैं क्योंकि भूमिगत झील में देखना बहुत बेकार है और उनकी कम संख्या के कारण वे गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं।
उनकी गुफा के बाहर उन्हें प्रजनन करना अब तक असफल साबित हुआ है, इसलिए संरक्षण के प्रयासों को अभी के लिए संरक्षण पर निर्भर रहना होगा। अपने प्राकृतिक वातावरण में वे पौधों को खाते हैं और जो कुछ भी वे पाते हैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। गौरैया दुनिया में सबसे आम पक्षी प्रजातियों में से एक है। हाउस स्पैरो अब हर महाद्वीप पर पाए जा सकते हैं और उनकी मूल सीमा पूरे यूरोप और अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में है। वे जंगलों, घास के मैदानों, रेगिस्तानों, शहरी क्षेत्रों में रह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह सिर्फ एक गौरैया प्रजाति है। इन छोटे पक्षियों के रूप में हार्दिक और व्यापक हैं, उनके सभी चचेरे भाई सूट का पालन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर अमेरिकी यूरेशियन ट्री स्पैरो एक स्थान को घर कहता है, और वो जगह है सेंट लुइस। निष्पक्ष होने के लिए उनकी सीमा उससे थोड़ी अधिक व्यापक है। आप उन्हें इलिनोइस और दक्षिण पूर्व आयोवा के कुछ हिस्सों में भी पा सकते हैं, लेकिन सेंट लुइस के करीब। वे 12 मूल यूरेशियन वृक्ष गौरैयों से आते हैं जिन्हें 1870 में लाफाइट पार्क में छोड़ा गया था। यूरोपीय मूल के निवासी अपने स्थानीय वन्यजीवों को अपने नए घर में मौजूद रखना चाहते थे। अन्य पक्षी प्रजातियों में से किसी ने भी जड़ नहीं ली, लेकिन पेड़ की गौरैया ने एक पैर जमाने और उस क्षेत्र में रहने के बाद से किया। हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि मेंढक कैसा दिखता है, और सच कहूं तो बैंगनी मेंढक ऐसा नहीं है। ये दुर्लभ जीव केवल भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। वे एक मेंढक की तरह दिखते हैं जिसे एक बच्चे ने एक बार देखने के बाद स्मृति से खींचा होगा। उनके पास अजीब तरह से फूला हुआ शरीर है जो भूरे बैंगनी और नुकीले छोटे स्नब थूथन हैं। आनुवंशिक रूप से वे केवल सेशल्स में पाई जाने वाली एक छोटी प्रजाति से सबसे अधिक निकटता से संबंधित हैं, और संभवतः लाखों साल पहले अलग हो गए थे। वे पिछले 100 मिलियन वर्षों में स्वतंत्र रूप से विकसित हुए। यह 2003 तक नहीं था जब प्रजातियों को औपचारिक रूप से वर्णित किया गया था। इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि वे दफन करते हैं और शायद ही कभी देखे जाते हैं। वे मानसून के मौसम में साल में केवल 2 या 3 सप्ताह ही सतह पर आते हैं। जंगली में केवल 135 मेंढकों की पहचान की गई है और उनमें से केवल 3 मादाएं थीं। फ्रेटफुल हेयर फ्लाई जैसे नाम के साथ, आप उम्मीद करेंगे कि इस छोटे कीट के पास इस तरह के नाम को जीने के लिए एक नाटकीय कहानी है। हमारे लिए भाग्यशाली, निश्चित रूप से ऐसा ही है। चीजों को शुरू करने के लिए भयानक बालों वाली मक्खी उड़ नहीं सकती, हालांकि यह बालों वाली है। यह विशेष रूप से केन्या के ओकाजी हिल्स में एक चट्टानी फांक पर भी रहता है जहां यह अपने पूरे दिन चमगादड़ के शिकार में बिताता है। प्रजातियों की पहचान 1933 में की गई और 1948 में फिर से खोजी गई। यह 2010 तक नहीं था कि इसे फिर से पाया गया और अधिक बारीकी से अध्ययन करने में सक्षम था। यह एक मक्खी की तुलना में अधिक मकड़ी जैसा दिखता है, हालांकि यह अभी भी मक्खी परिवार का हिस्सा है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या कीड़ों का चमगादड़ों के साथ परजीवी संबंध है या वे सिर्फ गुवानों को खाते हैं। उनके मुंह के हिस्से शिकार के लिए उपयुक्त नहीं हैं और अब तक उन्हें केवल एक ही गुफा में एक शिलाखंड में दरार में देखा गया है। यदि आपने पहले कभी 2 फुट लंबा समंदर नहीं देखा है और आप ओज़ाक पहाड़ों के पास रहते हैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझें। आप ओज़ाक हेलबैंडर के रूप में जानी जाने वाली प्रजातियों की सीमा के भीतर हैं। ये बड़े सैलामेंडर विशेष रूप से स्पष्ट ओज़ाक धाराओं और नदियों में रहते हैं और अपने शीर्ष नाम के बावजूद वे बहुत अधिक हानिरहित हैं। सैलामेंडर पानी के भीतर सांस ले सकते हैं क्योंकि उनकी त्वचा में उनके नीचे की तरफ मांस की सिलवटें होती हैं और आमतौर पर तेज गति से चलने वाली धाराओं से बचने के लिए खुद को चट्टानों के नीचे लपेट लेते हैं। वे लगातार घटती संख्या के साथ भी खतरे में हैं, हालांकि सटीक कारण ज्ञात नहीं है। जो ज्ञात है वो यह है कि पानी के तापमान और पानी की गुणवत्ता के मामले में उनकी बहुत विशेष ज़रूरतें हैं, इसलिए प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन जैसी संभावित चीज़ें उनकी कम संख्या में प्रत्यक्ष योगदान करता है। क्योंकि सैलामेंडर निशाचर होते हैं और चट्टानों के नीचे अपना दिन बिताते हैं, अधिकांश लोगों को उन्हें देखने का मौका कभी नहीं मिलता। जब वे रात में बाहर आते हैं तो यह आमतौर पर क्रेफिश या अन्य शिकार जानवरों का शिकार करने के लिए होता है। हमें यकीन नहीं है कि टुली मॉन्स्टर एक जीवित प्रजाति नहीं है, इसलिए आप तकनीकी रूप से इसे पृथ्वी पर कहीं भी जीवित नहीं पाएंगे। लेकिन आप इस विचित्र प्रागैतिहासिक जीवन रूप के अवशेष केवल एक ही स्थान पर पा सकते हैं और कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि यह क्या था। आधिकारिक तौर पर टुलिमोन्स्ट्रम ग्रेगेरियम के रूप में जाना जाता है। टुली मॉन्स्टर जलीय था और हम जानते हैं कि यह जीवाश्मों के आधार पर कैसा दिखता था
और आपको लगता है कि यह कहना पर्याप्त होगा कि यह मछली या केकड़ा या कुछ और था, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका शरीर कोमल था और रीढ़ की हड्डी नहीं थी। हालांकि यह पूरी तरह से सहमत नहीं है। इसका शरीर पतला और खंडित था। उसके शरीर का एक सिरा एक छोटे से 8 दांतों वाले मुंह में समाप्त होता है, जो किसी भी चीज की तुलना में एक तंबू जैसा दिखता है। दूसरी पंख वाली पूंछ थी। इसमें आंखों की पुतली भी थी, शायद उसके छोटे मुंह से उसके शरीर का 1/3 हिस्सा। हालांकि यह नर्म शरीर वाला था, लेकिन जिस समुद्र में वह रहता था, वह शवों को कीचड़ में रखने के लिए सही था और हमें यह देखने की अनुमति देता था कि यह कैसा दिखता है। और वे दुर्लभ जीवाश्म केवल मज़ोन क्रीक, इलिनॉइस में हैं। अगर वे कहीं और रहते थे, तो हमारे पास अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन शायद यह ठीक है, क्योंकि हम यह भी तय नहीं कर सकते कि उसकी रीढ़ है या नहीं। यह किस तरह का प्राणी हो सकता है।